क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। गहनतम की निशा बीती, भोर आया भाग्य लेकर। दे रही संदेश जग को प्रकृति भी करवट बदल कर। छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, कर्म का संदेश लेकर, कर्म का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। सूर्य की अरुणिम विभाले, किरण बन उतरा नयन में। साधना का हो बसेरा, गंध बन विचरो पवन में। मातृभू का भार हर लो, मातृभू का भार हर लो, प्रेम का संदेश देकर, प्रेम का संदेश देकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया। ओम शांति। सहयोग से होगा सर्वोदय। सब सुनो हे इंसानों, सहयोग करो ओ प्रभु के संतानों। अब दूर नहीं मंजिल अपनी, शांति के परवानों। सहयोग करो। सहयोग का यह आंदोलन है, सद्भाव का आंदोलन। देते हैं समस्त जग को आज हम एक सात्विक चिंतन। बंधुत्व भाव के गौरव को जग वाले जानो। सहयोग करो, सहयोग करो। आओ हम सब मिलकर कर दे इस विश्व का रूप नया। हर एक मानव में प्रेम जगे, हर एक मानव में दया। आपस के भाईचारे की महिमा तुम पहचानो। सहयोग करो। हम शुरू करें आओ फिर से पूर्वजों की परंपरा। एक ही सूत्र में बांधे हम ये सारी वसुंधरा। इस जग में कोई पराया नहीं, सबको अपना मानो। सहयोग करो, सहयोग करो। ये गीत सुना होगा सबने। कैसेट का नाम क्या है? कैसेट का नाम क्या है? पहले कैसेट्स होती थी ना, तो कैसेट का नाम क्या है? ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड। सहयोग से होगा सर्वोदय,
सहयोग से होगा सर्वोदय, सब सुनो हे इंसानों। सहयोग करो ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। अब दूर नहीं मंजिल अपनी, ओ शांति के परवानों। सहयोग करो ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। सहयोग का ये आंदोलन है, सद्भाव का आंदोलन, सद्भाव का आंदोलन। देते हैं समस्त जगत को आज हम एक सात्विक चिंतन, एक सात्विक चिंतन। भाव के गौरव को ओ जग वालो जानो। सहयोग करो ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। तो कल हमने देखा 1986 की विश्वव्यापक पहली सेवा। कौन सी? मिलियन मिनट्स ऑफ पीस। यूनाइटेड नेशंस की यह योजना थी और वो प्रोजेक्ट पूरा हुआ। उसके बाद में पीस मेडल्स दिए गए, परंतु यूनाइटेड नेशन नहीं चाहता था कि ये यहीं रुक जाए, और हम भी नहीं चाहते थे कि ये यहीं रुक जाए। तो इसी कड़ी में एक नया आंदोलन, एक नया प्रोजेक्ट 1988 में चालू हुआ, अप्रैल 1988, और इसका नाम दिया गया ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। उस बीच में 1987 हमने 86 की घटना देखी। 87 में एक संत सम्मेलन हुआ था यहाँ पर, और अव्यक्त बाप दादा की एक मुरली है उसके बाद की, 1 अक्टूबर की, जिसमें बाबा संत सम्मेलन के बाद सबसे मिल रहे हैं। 88 में 2 घटनाएं हुई है। एक तो ये घटना है ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड, और एक दूसरी घटना है जो काले बादल की तरह है। एक दूसरी घटना है जिसमें दुख है थोड़ा। एक दूसरी घटना है जिससे सभी आहत हुए। कौन सी? जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। एक दूसरी घटना है 88 की। डर सा बैठ गया ब्राह्मणों के मन में, क्योंकि उनके पास एक पुराना अनुभव था 65 का, मम्मा का, और सेम वैसी ही घटना हुई एक। तो सबसे पहले आते हैं 88 में और एक बात हुई। काकू भाई थे, काकू भाई पता है ना, नलिनी बहन के पिताजी। उन्होंने 14 जनवरी 88 को शरीर छोड़ा था सुबह 3 बजे। तो यज्ञ इतिहास में ये भी एक घटना है काकू भाई की। और बाप दादा की एक मुरली है 20 फरवरी 88, 20 फरवरी 88। और ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड चालू हुआ, लॉन्च हुआ अप्रैल में। उसके पहले एक मीटिंग हुई थी और विदेशी भाई बहनों से बाबा यहाँ मिल रहे हैं। इस मुरली का जो लास्ट पार्ट है उसमें तो बाबा ने यहाँ कुछ बातें कही है। बाप दादा खुश है, इतना मिलकर प्लान बनाते हो और वो प्रैक्टिकल में ला रहे हो और लाते रहेंगे। बाप दादा को और क्या चाहिए? बच्चे प्लान बनाए और उसको प्रैक्टिकल में लाए, इससे ज़्यादा बाबा को और क्या चाहिए? इसलिए बाप दादा को पसंद है। बाकी कोई मुश्किल हो तो बाप दादा सहज कर सकते हैं, अगर कोई मुश्किल हो तो बताओ,
बाप बैठा हुआ है। अगर मन में कोई समस्या है, कोई द्वंद्व है, ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो बाप से पूछो। यदि का बुद्धि का चलना भी एक वरदान है। सिर्फ बैलेंस रख करके चलो। जब बैलेंस होगा तो बुद्धि निर्णय बहुत जल्दी देगी, और 4 घंटे में जो डिस्कस करते हो उसमें 1 घंटा भी नहीं लगेगा। जब निर्णय शक्ति श्रेष्ठ होगी तो 4 घंटे का डिस्कशन नहीं लगेगा। कितने देर में काम हो जाएगा? 1 घंटे में। बैलेंस, एक जैसा ही विचार निकलेगा। लेकिन यह भी अच्छा है, खेल है, कुछ बनाते हो कुछ तोड़ते हो, इसमें भी मजा है। भले प्लान बनाओ फिर रिफाइन करो। बिजी तो रहते हो, सिर्फ बोझ नहीं महसूस करो, खेल करो। टाइम कम है, जितना कर सकते हैं उतना करो। क्या कह रहे बाबा? जितना कर सकते हो उतना करो, टाइम कम है। बिजी रहो परंतु बोझ ना हो। यह सेवा भी चलती ही रहेगी। अगर इस वर्ष होगा तो होगा, फिर दूसरे वर्ष और अच्छा प्रोग्राम बनाना। जैसे भंडारा बंद नहीं होता, यह भी भंडारा है, अविनाशी चलता रहेगा। अगर किसी कारण में देरी होती है तो और अच्छा होना होगा, तब तो देरी हुई। ये कितना पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगर कहीं जाने का प्रोग्राम बनता है और किसी कारण से वो प्रोग्राम कैंसिल होता है तो क्या सोचो? अच्छा हुआ। बाकी मेहनत कर रहे हो, सुस्त नहीं हो, इसलिए बाप दादा उलाहना नहीं देते, अच्छा है। तो ये बाप दादा की वाणी है 20 फरवरी 88 की। सभी विदेशी भाई बहनों से बाबा मिले, और उसके बाद में जैसे पहला वो प्रोजेक्ट चालू हुआ था, एक दूसरा प्रोजेक्ट चालू हुआ। पहले प्रोजेक्ट की जो सफलता थी, बहुत अच्छी सफलता मिली, कितने सारे अवार्ड मिल गए और रिकॉग्निशन मिला कि ये भी क्या है, पीस मैसेंजर्स है, पीस ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो अब आते हैं ये कैसे चालू हुआ। अप्रैल 1988 पहला जो प्रोजेक्ट था, उसमें क्या कलेक्ट किया था? समय दो, और क्या दो? संकल्प दो। शांति के बारे में सोचना, शांति के बारे में मेडिटेशन करना, शांति के लिए प्रार्थना करना, ये 3 बातें थी। ये जो प्रोजेक्ट था इसमें थोड़ा सा भिन्न था, परंतु इसमें बहुत सारी रूपरेखाएं वैसी थी जैसे उसमें थी। इसमें भी मनी कलेक्शन नहीं था, चंदा लेना नहीं था, पर इसमें क्या था? इसमें लोगों से आइडियाज कलेक्ट करनी थी कि तुमको क्या लगता है कि बेटर वर्ल्ड कैसा होगा, जो आने वाली दुनिया है वो कैसी होगी। इसके बारे में अपने विचार बताओ। और किस तरह बताओ? लिख के बताओ, चित्रों के माध्यम से बताओ, फोटोग्राफ्स के माध्यम से बताओ, फिल्म के माध्यम से बताओ, आर्ट के माध्यम से, म्यूजिक के माध्यम से, पर बताओ कैसे है। उसमें हमने देखा था कितने देश इन्वॉल्व हुए थे, 88 देशों से फीडबैक आया था। इसमें 122 देशों से फीडबैक आया, 122 देशों से। और इसमें एक नियम था, पर जो भी आप बता रहे हो कि सुखमय संसार कैसा हो, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है सहयोग के सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। वो जो सुखमय संसार है वो कैसा होगा, ये जब बता रहे हो तो एक ही गोल्डन रूल है, उसमें नेगेटिव शब्द प्रयोग नहीं करना है। अर्थात इस दुनिया में क्या क्या गड़बड़ है इसके बारे में नहीं बताना उसमें, कि ये दुनिया कलयुग है, विकारी है, यहाँ ऐसा है, वहां वैसा है, ये शब्द प्रयोग नहीं करना। कि जो भी स्टेटमेंट दोगे वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ये रूल था इस मिशन का, इस प्रोजेक्ट का। तो ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड, और सारों की जो आइडियाज थी कि वर्ल्ड कैसा होना चाहिए, वर्तमान समय की जो दुनिया है उस आधार से तुम क्या सोचते हो, बेटर वर्ल्ड किसको कहेंगे, बेहतर दुनिया कौन सी है, इसके बारे में अपनी आइडियाज दो। तो कहां से कितनों से फीडबैक आया? 122 देशों से फीडबैक आया। और ये सारा फीडबैक क्या किया गया? कलेक्ट किया गया, स्टोर्ड किया गया, और एक नई चीज बनाई, ग्लोबल कोऑपरेशन बैंक। और तब तक कंप्यूटर्स आ चुके थे। कंप्यूटर्स कब आए भारत में? एडवेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन इंडिया। शुरुआत कब से हुई? 54 से ही हो चुकी थी वैसे देखा जाए, पर धीरे धीरे फेमस कब से, मतलब ज्यादा कब से प्रयोग होने लगा? 80s में। कंप्यूटर्स एंड ब्रह्मा कुमारीज, ये अपने आप में एक टॉपिक है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन चालू हुआ।
जो हमने उस दिन भी कहा था 90s तक मुरलियाँ जो चल रही है अलग अलग चल रही है, आज पोस्ट जा रही है 15 दिन के बाद मिल रही है। 90s में सारी इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन चालू हो गया, एक ही स्थान, एक ही मुरली सभी देशों में एक साथ तो नहीं कहेंगे, एक ही दिन पड़ी जा रही है। 90s में इलेक्ट्रॉनिक ये कम्युनिकेशन चालू हो गया। तो यहाँ पर भी एक नया बैंक, उसमें भी एक बैंक बनाया गया था मिलियन मिनट्स में। कौन सा? कल बताया ना, वर्ल्ड पीस बैंक। ये कौन सा था? ग्लोबल कोऑपरेशन बैंक। ये भी एक बैंक बनाया गया और जितने लोगों ने इसमें फीडबैक दिया वो सबका एंट्री हुआ। और ये लॉन्च कहाँ पर हुआ था? हाउस ऑफ पार्लियामेंट लंदन में। हाउस ऑफ पार्लियामेंट लंदन कब? अप्रैल 88 में। और ये जो जीसीबी था, ग्लोबल कोऑपरेशन बैंक, इसने जितना कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया वो सारा स्टोर किया गया, उसको 2 भागों में विभाजित किया गया। वो सारा ग्रुप्स पर हम डालेंगे, जिसको डिटेल में पढ़ना है वो सेल्फ प्रोग्रेस व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स है उसमें पढ़ सकते हैं। तो पीपल्स विजन जिसमें 10-12 पॉइंट्स है और प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स है, और इन दोनों को कंपाइल करके एक माउंट आबू डिक्लेरेशन बनाया गया जो कि यूएन में प्रेजेंट किया गया बाद में। तो ये सारी प्रोसेस हुई इसमें। सारे दुनिया भर में क्या क्या ऑर्गेनाइज हुआ? सेमिनार, वर्कशॉप, फेस्टिवल्स, एग्जीबिशंस, और सबका थीम क्या था? एक ही, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड। तुमको क्या लगता है नई दुनिया कैसी होनी चाहिए? तुमको क्या लगता है आने वाली दुनिया कैसी होनी चाहिए? इसमें आप देखेंगे कि कितने लोगों ने फीडबैक दिया है, क्या क्या कहा है। फिल्म एक्टर्स, दलाई लामा, सब अपने 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 फीडबैक दिए। ये केवल अब ब्रह्मा कुमारी इसका मिशन नहीं रह गया, सारी दुनिया इसमें इन्वॉल्व हो गई। 122 कंट्री। अब तक लोग जानते नहीं थे ब्रह्मा कुमारी क्या है, पर धीरे 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 सबका इन्वॉल्वमेंट इसमें चालू हो गया। ये एक बहुत बड़ी सेवा थी। और हमने ये भी बताया 83 में माउंट आबू में क्या हुआ था? सबसे पहली कॉन्फ्रेंस। कितनी कॉन्फ्रेंस हुई है इसे? 5 पीस कॉन्फ्रेंसेस। पहली 81, 82, 83, 84, 85, 86, ऐसी 5 लगातार एक के बाद एक 5 पीस कॉन्फ्रेंसेस हुई माउंट आबू में। परंतु इसमें एक नेगेटिव पॉइंट भी है, विदेशियों का ब्रह्मा कुमारी के साथ का अनुभव। विदेशियों का ब्रह्मा कुमारी के साथ का अनुभव। जब विदेशी भारत आए, एक था रॉबिन रामसे, एक्टर था, वो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ गया। उसने एक दूसरे व्यक्ति का अनुभव लिखा है कि उसने यहाँ आने के बाद क्या अनुभव किया। तो विदेशी भारत आए, अब भारतीयों को आदत है शेयर्ड रूम्स की। अगर उसको कहो भी सिंगल रूम चाहिए या शेयर, तो कहेगा शेयर वाली दे दो, सबके साथ उसको अच्छा लगता है। पर विदेशियों को क्या चाहिए? सेपरेट रूम चाहिए, टॉयलेट शावर सेपरेट। और उनको खाने के लिए क्या चाहिए? तो एक भाई ने अपना अनुभव लिखा है, ये जो रॉबिन रामसे जो है फिल्म एक्टर हॉलीवुड का, वो लिखता है कि उसका एक दूसरा वीआईपी इधर आया, उसने मुझे बताया क्या क्या हुआ यहाँ पर। तो यहाँ मधुबन में पहुंचा ये कॉन्फ्रेंस के लिए, या आना जाना चालू हो गया था। तो उसने वहां पर कहा कि मुझे, उसने पूछा नाश्ता क्या है, नाश्ते में क्या लेंगे? तो उसने कहा टी एंड टोस्ट। टी तो ठीक है, पर ये टोस्ट का किसी को अनुभव नहीं है मधुबन में। टोस्ट कैसे बनाना यहाँ किसी को पता नहीं है। तो टी तो लाके दे दिया, पर वो जो दूसरा था वो मित्र उसका, उसको चाहिए था क्या? टोस्ट। तो टोस्ट के लिए फिर उसने पूछा, फिर भाई ने जो था यहाँ सेवादारी की, टोस्ट क्या होता है? तो उसने कहा जो ब्रेड होती है ना, उसको अवन में या उसमें ये किया जाता है। तो वो भाई भाग भाग के गया मार्केट से ब्रेड लेके आया। अब ऐसी कोई सिस्टम तो थी नहीं, अंगीठी थी यहाँ पर। अंगीठी थी, पता है ना? अंगीठी होता है ना चूल्हा। तो वो विदेशी था, वो बहुत बड़ा आसामी, बहुत बड़ा व्यक्ति था, उसका नाम भूल रहे हैं हम। उसका नाम था, हाँ, डेविड इनैल्स, लॉर्ड इनैल्स। वो जो व्यक्ति था डेविड इनैल्स, पहली बार इधर आया था, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, बहुत बड़ा वीआईपी था। तो उसको पूछा गया नाश्ते में क्या चाहिए, तो उसने कहा था टी, टोस्ट और जैम। अब जैम तो उसको समझ में नहीं आया क्या होता है। तो उसने किसका जैम बनाया? गाजर होता है ना, उसका जैम बनाया। एक तो कैरेट जैम बनाया, और फिर
उसको समझ में आया टोस्ट क्या होती है, तो वो भाग के गया मार्केट में और ब्रेड लेके आया, और फिर जो अंगीठी थी उसमें उस टोस्ट को जला जला के पूरा काला काला बना दिया और प्लेट में अच्छे से सजा कर लेके आ गया वो कैरेट का जैम, चाय और वो टोस्ट। वो एनल जो था बेचारा, वो कहता है इट वॉज अ टेरिबल ब्रेकफास्ट विद ब्लैक रोस्टेड ब्रेड एंड टेरिबल जैम। तो उनको अनुभव नहीं था। और दूसरी पर एक विदेश की एक दूसरी महिला थी, वो बहुत बड़ी स्पीकर थी और उसको भाषण देना था, तो उसने आते ही पूछा आई वांट हेयर ड्रायर, हेयर को ड्राई करने वाला। तो वो कौन माता थी या बहन थी, उसने बोला क्या? उसको पता नहीं ये सब क्या होता है, वो उसने कहा ये हमारे यहाँ नहीं होता है ये सब चीजें। तो मधुबन ने भी धीरे धीरे सीखा फिर विदेशियों की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, क्योंकि विदेशी एकदम तुरंत आ पहुंचे 83 में, हमको क्या पता उनको, और वो भी वीआईपीज, और इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, और उनकी डिमांड्स क्या क्या होती है, उनके शौक क्या होते हैं, उनके कपड़े क्या होता है, उनका ब्रेकफास्ट क्या होता है, वो हम जैसा सब नहीं खाते। सुबह सुबह पूरा तला भुना थेपला और ये सब, उनका अलग ही होता है। बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो, जो उनको वो सब चीजें चाहिए रहती है, स्प्राउट्स चाहिए रहते हैं। हमारे यहाँ स्प्राउट्स पड़ा रहता, कोई मुंह उठा के भी नहीं देखता उस स्प्राउट्स को। सैलेड्स तो हम लोग भारतीय समाज में सैलेड्स मतलब भोजन विजन सारा थाली भर गई, उसमें थोड़ा सा एक जगह सैलेड डाल दो, बस ये है सैलेड का प्रयोग। उसको तो हम भोजन मानते ही नहीं। जूस, हाँ ये जूस बीच में पी लो, उसमें हम भोजन में तो इंक्लूड ही नहीं करते। पहले अभी भोजन आएगा सूप ले लिया, अभी भूख तेज हो गई, अभी भोजन आएगा। तो वो लोग तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस, तो उनको यहाँ मधुबन में जब आए तो एडजस्ट होने को बहुत टाइम लगा, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा थी। और मधुबन अभी ट्रेन नहीं था ये बातों में, पर मधुबन ने धीरे धीरे फिर सेल्फ ट्रेनिंग चालू कर दी और अभी तो एकदम एक्सपर्ट हो गए हैं सभी। विदेशी आते हैं तो एकदम ही खुश होकर जाते हैं, क्योंकि उनको सब अलग चाहिए, अलग कमरा, अलग शावर, कोई कॉमन टॉयलेट बिल्कुल यूज नहीं करते, नॉट अलाउड। विदेश में भाई बहनें आते हैं तो यहाँ का तो पानी ही नहीं पीते, पहली बात उनके पास अपनी बोतल होती है। हाथ धोने के लिए भी आश्चर्य होता है, हाथ धोने के लिए भी बिस्लरी लगती है, ऐसे भी कुछ कुछ है। तो वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, उन्होंने इतनों सा अगर कुछ गड़बड़ खा लिया हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं लूज मोशन के साथ। और ये भारत के ही लोग हैं जिनका पेट इतना भयंकर और पावरफुल है, कुछ भी पचा लेता है, और कितना भी डालो उसको कुछ नहीं होता है। कितना भी खाएंगे, सुबह 2 बजे बाबा के सामने अलर्ट होकर बैठे हुए हैं बाबा से रूरियान करते हुए, इतने पावरफुल योगी है सब हजम हो जाता है उनको। और विदेशियों को इतनों सा लेते हैं। महात्मा गांधी ने अपना अनुभव लिखा है अपनी किताब में कि जब पहली बार विदेश गए लंदन, और एक जगह पेइंग गेस्ट थे, तो पेइंग गेस्ट अर्थात जो घर वाले हैं वहां के, उनके साथ ही खाना, तो वो लोग खाते थे एक ब्रेड सैंडविच और उसमें थोड़ा सा बटर, बस हो गया। इनको इतनी भूख लगती थी, सोचते थे और क्या खाऊं, तो उनका हो भी जाता था, और इतना धीरे धीरे खाते थे। कहता था मुझे हर दिन जैसे मैं भूखा रहा वहां पर। और ऐसे जब सभ्य लोगों के साथ खाया जाता है तो ऐसा भी नहीं बोला जा सकता है कि और दो, बिल्कुल इतनों इतनों सा देते हैं। इसके लिए कई लोग तो वीआईपी के झंझट में ही नहीं जाते, क्योंकि वहां पे उनके साथ खाना मतलब भूखा मरना, भूखों मरने जैसा है। वो जब चले जाते हैं उसके बाद में पेट भर के खाते हैं। नहीं तो वीआईपी के साथ बैठ के खाना मतलब थाली होती है ना, इतनों सा चावल डालते हैं और एक रोटी डालते हैं बस, और फिर उनको और दो तो कहते नहीं नहीं बस बस, और फिर हम कैसे ले उनके सामने। इसके लिए इधर जाना ही नहीं, अपना अंदर जाओ और प्लेट भर के अलग से खाओ मजे से तो विदेशी भारत आना चालू हो गए, और पर विदेशियों को शुरुआत में बहुत तकलीफ हुई, परंतु फिर भी उनको एक बात का आश्चर्य होता था, ये संस्था कौन चला रहा है, ये बूढ़ी बूढ़ी दादियां, इतने एल्डरली सारे लोग, और क्या करती है ये, मेडिटेशन करते बैठती है, और इतना हैंडल कैसे करती है ये सारी चीजों को। एक के बाद एक कॉन्फ्रेंस, एक के बाद एक कॉन्फ्रेंस, लगातार 5 कॉन्फ्रेंसेस हुई, पीस कॉन्फ्रेंस। तो धीरे 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 धीरे
होस्ट भी ट्रेन होते गए गेस्ट को कैसे ट्रीट किए जाए इसकी। तो ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला और लोगों के जो ये आए अलग अलग, वो क्या क्या थे। कोई कहता है इन माई विजन द वर्ल्ड इज ट्रैंक्विल काम एंड फुल ऑफ पीस। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थाईलैंड कह रहा है। लोगों ने क्या क्या फीडबैक दिए अपने कि मुझे आने वाली दुनिया कैसी, क्योंकि सबसे फीडबैक लिया गया, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक फीडबैक लिया गया। किसी किसी ने बच्चों ने ऐसे ड्राइंग्स बना के दिए कि नई दुनिया होगी वो कैसी होगी। बच्चों के ड्राइंग्स है उस समय के, ये नई दुनिया है कैसे होगी। कईयों ने लिखत दिया, ये दलाई लामा का है, वो क्या कहता है। बच्चों के ड्राइंग्स, पिक्चर्स, पेंटिंग्स, म्यूजिक्स, अलग 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 उस समय बहुत सारे चित्र बने, जैसे कि होल वर्ल्ड उसमें इन्वॉल्व हो गया था। सबके मन में बस एक ही प्रश्न, आने वाली दुनिया कैसी होगी, आने वाली दुनिया कैसी होगी। ये प्रश्न थोड़ा सा, इसमें और एक चीज भी है जो सोचने जैसी है, जो विदेश के लेखक कहते हैं जिन्होंने ब्रह्मा कुमारी इसको डिटेल में स्टडी किया था कि शुरुआत में तो तुम कहते थे कि संसार बहुत खराब हो गया और अभी विनाश होने वाला है, और अभी अचानक ये कौन सी बातें चालू कर दी तुमने, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड। क्योंकि बेटर वर्ल्ड तो एपोकैलिप्स के बाद आएगा, महाविनाश के बाद आएगा। ये प्रश्न अब भी है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है, परंतु जैसे बुद्धि सूक्ष्म होते जाती है ये सब समझ में आने लगता है कि ये भगवान की रचना क्या है। तो ये सब के जो फीडबैक लिए गए और उनको एक जगह डॉक्यूमेंट किए गए और फिर उनका माउंट आबू डिक्लेरेशन बनाया गया और 89 में ये यूएन सेक्रेटरी जो था उसको प्रेजेंट किया गया। उसमें क्या क्या पॉइंट्स थी, ऑल पीपल सेलिब्रेट द जॉय ऑफ लाइफ, ह्यूमन राइट्स के बारे में था, नेचर कैसा होगा वो था, सब कुछ था। जो नई दुनिया होगी या बेटर वर्ल्ड होगा उसमें अंडरस्टैंडिंग होगी, टॉलरेंस होगा, पीपल कम्युनिकेट करेंगे, फ्रीली कम्युनिकेट करेंगे, जस्टिस होगा, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, और गवर्नमेंट जो होगी वो डिवोटेड होगी वेलबींग के लिए, साइंस सर्व करेगा ह्यूमैनिटी को, सभी लोग एंजॉय करेंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मूवमेंट, बिलीफ। तो ये सब कुछ इसको कहा गया विजन फॉर बेटर वर्ल्ड बाय ब्रह्मा कुमारी। तो ऐसा ही, और ये एक डिक्लेरेशन है, ये आप ग्रुप्स में भेजेंगे, जिसको पढ़ना है ये पढ़ सकते, बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है जो कि प्रेजेंट किया गया 89 में 22 सितंबर को यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स न्यू यॉर्क, जनरल असेंबली, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस। तो ऐसा ये प्रोजेक्ट चला यज्ञ इतिहास में। और जैसे कहा, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे, आज की चर्चा भी बाकी है वो करेंगे, पर ये तो बहुत बड़ी सेवा हुई। पर इसी वर्ष एक काला बादल आया। कौन सा? वही जो मम्मा के समय हुआ था, वही जो शॉक हो गया था सारा यज्ञ। 1988, गुलजार दादी। 1988 अचानक मम्मा की तबीयत खराब हुई, मुंबई गई थी किसी और काम से, पता चला कुछ और फिर डिटेक्शन हुआ ब्रेस्ट कैंसर। ट्रीटमेंट चालू हुई, कीमो हुआ, रेडियो हुआ, पर ब्रेस्ट कैंसर सारी शरीर में, लंग्स में फैल गया, स्पाइन में फैल गया, और अचानक एक दिन मम्मा ने शरीर छोड़ दिया। वो भय था, जैसे ही ये पता चला गुलजार दादी को कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ, अचानक से सबके मन में भय बैठ गया, जैसे वहां पर अचानक सब कुछ हो गया था। और अभी अभी ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा हुआ है 69 में। उसके बाद में दादी का बहुत बड़ा पार्ट चला, 8-8, 10-10 घंटे दादी बैठ रही है, चैनल बन गई है, और जैसे वो ड्यूटी है उसकी, और बाकी समय दिल्ली की इंचार्ज है, बाकी समय विश्व भर की टूर कर रही है, बाकी समय हम तुम जैसे वैसे है, ये भी जैसे उसका पार्ट है, उसके शरीर को यूज किया जा रहा है। अब क्या होगा, अब कैसे होगा, हजारों प्रश्न लोगों के मन में, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट उस समय इतना नहीं था, और सबके सामने मम्मा का उदाहरण फ्रेश था कि अभी अभी डिटेक्ट हुआ और अभी भी मम्मा चली गई। टाइम ही नहीं मिला किसी को सोचने के लिए, ये सब क्या हो गया। शॉक था बहुत बड़ा एक सबके लिए, और अचानक अभी सेम इवेंट यहां हो रहा है 1988। इसकी चर्चा कल करेंगे विस्तार से, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कल्याण समाया था, इसमें बहुत बड़ा कल्याण। अगर ये ना होता तो ये हॉस्पिटल ना होता, ये अपनी अलग स्टोरी है, इसमें आएंगे। आज का विषय है ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड।
नई दुनिया कैसी हो या कैसी होनी चाहिए, उससे भी पहले दुनिया का छोड़ो, मेरी दुनिया कैसी हो ये इंपॉर्टेंट है। उससे भी पहले आज का दिन कैसा हो। ये नया दिन है ना, ये नई दुनिया है। एक एक दिन की प्लानिंग करनी है, और प्लानिंग करना हमारे हाथ में है। हम ड्रामा के क्रिएटर है, हम ड्रामा के मास्टर है। दो प्रकार के ड्रामा है, एक छोटा ड्रामा, एक बड़ा ड्रामा। बड़ा ड्रामा फिक्स्ड है, बड़ा ड्रामा प्री डेस्टिन्ड है, बड़ा ड्रामा निर्धारित है। कल्प पहले जो हुआ था वही इस ड्रामा में होगा। जो कल्प पहले जिसने पुरुषार्थ किया था वो पुरुषार्थ अब करेगा, परंतु ड्रामा बैठकर कहकर छोड़ नहीं देना है। दो ड्रामा है, एक है छोटा ड्रामा, वो है मेरा अपना, और जिसका क्रिएटर कौन है, मैं। जिसका मास्टर कौन है, मैं डिसाइड करूंगा आज क्या करना है मुझे। मेरे हाथ में है सब कुछ, मैं क्रिएट करता हूं। मैं मास्टर हूं ड्रामा का, मेरे ऊपर है। बीमार पड़ूं या स्वस्थ रहूं, टाइम वेस्ट करूं या टाइम को सफल करूं, सेवा में समय सफल करूं या तो व्यर्थ चर्चाओं में और चिंतन में जाऊं। इधर जाऊं उधर जाऊं, इधर देखूं उधर देखूं। अब कहाँ देखना बाकी है? जो कुछ देखना था यही है, यही अंतिम सत्य है। इसके ऊपर संसार में और कोई सत्य है नहीं। भगवान ने जितना सिखाना था सब कुछ सिखा लिया। अब अव्यक्त पाठ चालू है, अब वो साकार पाठ फिर नहीं होगा। यही संपूर्ण सत्य है। आत्माएं हलचल करेगी इधर उधर, और वो होगी, पर उससे हम हलचल में ना आए। बाइबल में वर्णन है डेविड के राज्य में। डेविड के राज्य में क्या हो गया था? ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट नहीं, जीसस क्राइस्ट की कहानी, जीसस क्राइस्ट के पहले की जो बातें, ओल्ड टेस्टामेंट जेनेसिस, उसमें बहुत सारी बातों का वर्णन है। डेविड का राज्य था, और उस राज्य में अचानक एक दिन ढेर सारी आत्माओं ने प्रवेश किया। एक एक शरीर में 4-4 10-10 आत्माएं। पकड़ा जा रहा है लोगों को, बांधा जा रहा है, पागल जैसे कर रही है, भाग रही है। और डेविड देखता है मेरे राज्य में ये क्या हो रहा है, हे प्रभु, और भगवान से प्रार्थना करता है। तब कहीं जाके वो प्रकोप शांत होता है। तो समय आएगा कि आत्माएं प्रवेश करेगी, अतृप्त आत्माएं प्रवेश करेगी, जिनको मान सम्मान की भूख थी जन्म में पर मिला नहीं, वो किसी और के तन में प्रवेश करेगी और आकर्षित करेगी आत्माओं को। और वो ज्ञानी आत्माएं होगी जो यहाँ की सभी बातें जानती, जिन्होंने हजारों बार मिलन मनाया भगवान से, पर किसी हादसे के कारण शायद मृत्यु हो गई और अभी इधर उधर भटक रही है। उनको चैनल चाहिए, और इस संसार में कुछ आत्माएं हैं जो चैनल्ड सोल्स। केवल यही नहीं, केवल ब्रह्मा कुमारी में नहीं, संसार में भी बहुत सारे मास्टर्स है, एसेंडेड मास्टर्स कहते हैं उनको। कई सारे लोग हैं जिन्होंने इतनी किताबें लिखी है। उनको पूछा गया कि किताब तुमने कैसे लिखी, वो कहते मैंने लिखी नहीं, वो आया अंदर ऊपर मेरे अंदर, मेरे चैनल हो गया मैं, और फिर उसने लिखी आके। नहीं तो ये सारी जो बातें इसमें लिखी है मुझे पता ही नहीं थी। ढेर सारी किताबें हैं संसार में जो चैनल्ड बुक्स है, ढेर सारे एसेंडेड मास्टर्स है। वो कहते हम नहीं लिखते, हम मास्टर्स का आह्वान करते, वो हमारे तन में प्रवेश करते और हम लोग लिखते। बहुत सारे, बहुत सारे। तो इसमें कोई आश्चर्य है ही नहीं, जरा भी आश्चर्य नहीं है। कलयुग का अंत है। ब्राह्मण आत्माओं ने भी, बहुत सारी आत्माओं ने शरीर छोड़ा, और बहुत सारी अतृप्त भी थी। किसकी कामना थी? नाम की, काम की, प्रसिद्धि की। अब ये हुई नहीं तो क्या करें? किसी के अंदर प्रवेश करे। जीसस क्राइस्ट की बाइबल में एक उदाहरण है। जीसस क्राइस्ट जाता है अपने शिष्यों के साथ, नाव से उतरता है, देखता है एक व्यक्ति पागल है, चिल्ला रहा है, मार रहा है, अपने आप को पीट रहा है जोर जोर से। वो देखता है ये क्या है। सब लोग आश्चर्य होते हैं, सब लोग तो उसको पागल समझते, पर जीसस कहता है ये पागल नहीं है। ई आर नॉट वन, ई आर लीजन। बाइबल में एक स्टेटमेंट है, ई आर लीजन। लीजन अर्थात कोई एक व्यक्ति नहीं है, कई सारी आत्माएं उसके अंदर प्रवेश है। और जीसस फिर अपने उसको दृष्टि देता है, उसमें दृष्टि शब्द तो नहीं है, पर उसको देखता है और उसकी सारी आत्माएं निकल जाती है उसके शरीर से, वो उस पागल व्यक्ति के शरीर से। और वहां बहुत सारी भेड़ बकरियां होती है, उसमें घुसती है। बेचारा एक गरीब चरवाहा होता है, अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा होता है, उसमें वो सारी आत्मा घुसती हो तो सारी भेड़ बकरियां पागल होके भागती है। वो कहता है जीसस को तुमने क्या कर दिया मेरे पेट पे लात मार दी, वो सब भाग गई। तो ये सब होगा। आत्माएं तृप्त है, ये सारा पाठ चलेगा। इसलिए हलचल में अचल, अस्थिर में स्थिर,
रहना है। तो आज का दिन क्या करना है ये मेरे हाथ में, मैं डिसाइड करूंगा। टाइम वेस्ट करना है या टाइम को सफल करना है, इधर उधर जाना, इधर उधर भागना है या एकांत में और मौन में अध्ययन और तपस्या करनी है। ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड, इसमें दो शब्द है, एक है सहयोग और दूसरा है बेटर वर्ल्ड, नई दुनिया। तो नई दुनिया कैसी होगी, क्या हमारा मन में है, कैसी होनी चाहिए, वहां क्या हो और क्या नहीं हो, दोनों बातें। ये जो प्रोजेक्ट था इसमें तो केवल पॉजिटिव बातें बताई थी, दोनों पता चाहिए। पर वो ऐसी दुनिया हो जो बहुत स्वच्छ हो, वो ऐसी दुनिया हो जिसमें हमारा शरीर कैसा हो, स्वस्थ, निरोगी, कंचन काया, कोई बीमारी नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई टॉक्सिन्स नहीं। और कैसी हो वो दुनिया, कैसी हो, ग्रीन, सुख शांति, सुंदर हो, पवित्र हो। तो वो दुनिया की जो परिकल्पना संकल्पना है उसको यहां साकार में लाना है। सोचना है मुझे वो सारे काम यहां करने हैं। इसके लिए प्रकृति को डिस्टर्ब नहीं करना है, गंदगी नहीं, चॉकलेट खाया रैपर फेंक दिया, चीजों को जगह पर फेंकना, प्रकृति को खराब नहीं करना, समझना यही स्वर्ग बनाना है मुझे। कमरे में है, कमरे को जैसा लिया था जाते समय वैसे ही छोड़ के जाना है, स्वच्छ। कुछ सारे आश्रम है संसार में, आध्यात्मिक आश्रम, वहां पर भी ऐसे जैसे हम लोग यहाँ आते, वहां तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जाने से पहले 1 घंटा कमरे की फुल सफाई करो फिर ही जाना, उसके पहले जाना नहीं। तो वो स्वच्छता कहाँ लानी है, यहाँ। केवल बाहर की स्वच्छता नहीं, भीतर की भी स्वच्छता। इटिकेट्स, मैनर्स, उस दुनिया में एक दूसरे को कैसे करेंगे, सब लोग सम्मान देंगे, सहयोग देंगे। टॉन्ट्स, कमेंट्स, निंदा, अपमान कोई नहीं करेगा, या करेगा कोई देवता दूसरे देवता, कभी नहीं। तो वो सारे गुण यहाँ लाना है। और देवता क्या करते हैं, निरंकारी। और देवता कैसे है, निर्विकारी। और देवता कैसे, स्वराज्य अधिकारी। और देवता कैसे है, हाँ, निर्मल मन। और देवता कैसे है, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम है। देवता कैसे है, 16 कलाओं से युक्त है, इसलिए अपने आप को कलाओं के लिए डेवलप करना है। एक एक कला है, जैसे लेटर राइटिंग एक कला है, राइटिंग एक कला है, बोलना एक कला है। डेवलप करो सारी स्किल से। कोई भी स्किल हम मास्टर कर सकते हैं, केवल प्रैक्टिस चाहिए, कोई भी। कई लोग पकड़ के बैठते हैं, नहीं नहीं ये हमको नहीं आता, ये नहीं हमको नहीं आता, जरा ये चला के देना, इतने समय से यूज कर रहे हो, क्यों नहीं सीख रहे, सीखो, काम आएगा सेवा में। जितना हम अपने अंदर स्किल्स डेवलप करेंगे वो सारी स्किल्स भगवान यज्ञ के लिए यूज करेगा। कुछ भी हो सकती है, कार ड्राइविंग से लेके, इंग्लिश टाइपिंग से लेके, स्पीकिंग से लेके, कुछ भी। पर न्यू स्किल्स डेवलप करो, क्रिएटिव माइंड हो। जो क्रिएटिव माइंड होगा ना उसको लोग छोड़ते नहीं है, उससे सेवा एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है ऐसे विचार इसी में आते हैं केवल, हम सोचे तो भी नहीं आते ऐसे न्यू विचार, नए विचार। तो क्रिएटिव माइंड। तो बेटर वर्ल्ड कौन सा होगा, जहां पे हर व्यक्ति कैसा होगा, क्रिएटिव। हर व्यक्ति कैसा होगा, लविंग। हर व्यक्ति कैसा होगा, और कलाकार, फनकार। हर व्यक्ति कैसा होगा, आर्टिस्ट और म्यूजिशियन, सिंगर होगा, डांसर होगा। दुखी नहीं होगा कभी, उदास नहीं होगा कभी, हर मोमेंट को एंजॉय करने वाला होगा, इस पल में जीने वाला होगा। आंचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। किस गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, कोई भी दुखी नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई डिप्रेशन में नहीं, किसको गोलियां चालू नहीं है। सुबह 1 लेना, दिन में 4 लेना, रात को इतनी लेना। इतनी ली डॉक्टर साहब फिर भी नींद नहीं आती, थोड़ी डोज बढ़ा दो, सीधा। ये नहीं कहते कि कुछ और बताओ, डायरेक्ट आके क्या कहते, ये जो 1 mg जो है ना, इसको 2 mg कर दो। वो जो पहले था ना 2 वाला, वो कर दो। डो करने के बाद भी। और कुछ कुछ पेशेंट तो बहुत ही डॉक्टर से भी होशियार है, डॉक्टर लिखता है 1 mg, केबिन से बाहर जाके अपने हाथ से इसको 2 कर देते। बस प्यार ही प्यार पले। वो दुनिया कैसी होगी, प्रेम की दुनिया होगी। हमारा जीवन यहाँ प्रेम पूर्ण हो जाए। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, आशा ही आशा है। कोई निराश नहीं है वहां पर, कोई होपलेस केस नहीं है वहां पर। हम अपने बारे में होपलेस नहीं बनना है, दूसरों के लिए भी होपलेस नहीं बनना है। ये इसका कभी पुरुषार्थ नहीं हो सकता है।
हमने इसको देख लिया है। दूसरों, हम अपने बारे में बहुत होपफुल है, पर दूसरों के विषय में होपलेस, क्योंकि रोज हम देखते हैं इसको, अमृत वेला झुटके खाते रहता है। इतने साल हो गए, इसका कल्याण तो हो नहीं सकता। भगवान अभी भी होपफुल है, और हमको कोई अधिकार नहीं है वैसे उसको जज करने का, फिर भी जबरदस्ती हमने उसको होपलेस करार दिया है। चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, वो ऐसी दुनिया होगी कि जहां अंधेरा ही नहीं होगा, उजाला ही उजाला, प्रकाश ही प्रकाश होगा। एक अंग्रेजी ऑथर ने लिखा है, व्हेन आई लुक इनटू माय फ्यूचर आई जस्ट सी लाइट, इट डैजल्स माय आईज। मैं जब अपने भविष्य में देखता हूं, मुझे इतना प्रकाश दिखता है, इतना प्रकाश ही प्रकाश है, केवल प्रकाश। मेरी आंखें चौंधिया जाती है, क्या करूं इतना प्रकाश। और ब्राह्मण, पता नहीं आज अगर बीमार पड़ा तो सेवाधारी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सोच चलती है, दुखी रहते हैं थोड़े थोड़े बीच बीच में। हाँ, सच में ही मिलेगा नहीं, फिर तो जो सोचेंगे ना वो होगा। कभी धूप खिले कभी छाव मिले, लंबी सी डगर न खले। कितनी लंबी डगर है, पुरुषार्थ का मार्ग बहुत लंबा है, बट द पाथ इज नैरो, छोटा सा है, सरकरा है, पर लंबा है, पर खलता नहीं है। धूप मिलेगी, छाव मिलेगी, कभी बारिश होगी, कभी कुछ होगी, ठंडी गर्मी सब होगा, अचल अडोल। जहां दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए, जहां रंग बिरंगी पंछी आशा का संदेश लाए, सपनों में पली हस्ती हो कली, जहां शाम सुहानी ढले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, सपनों के ऐसे जहां में जहां प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहीं खो जाए, शिकवा ना कोई गिला हो, कहीं बैर ना हो कहीं गैर ना हो, सब मिल के यूं चलते चले, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। तो ऐसा दुनिया पहले इधर बनानी है। जब तक अंदर स्वर्ग नहीं आएगा, बाहर स्वर्ग नहीं आएगा। स्वर्ग के बाशिंदे हमें अपना अभी बनना है, तब उस स्वर्ग में हम जा पाएंगे। तो ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। अच्छा, ओम शांति। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए, जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए,
जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले।